आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी की कहानी गिल्लू। गिल्लू कहानी को महादेवी जी वर्मा ने लिखा है। तो चलिए हम ये कहानी पढ़ते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही एक प्रकार का फूल हुआ करता है। लेखिका कह रही है कि उसमें एक पीले रंग की कली लगी है उस सोन जूही में। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। जैसे ही लेखिका ने उस पीले रंग की कली को देखा तो लेखिका को अनायास अर्थात अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। स्मरण हो आना यानी कि याद आना, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। गिल्लू जो कि इस सोन जूही की लता अर्थात बेल की सघन हरितिमा में सघन छाया के अंदर छिपकर बैठा करता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। लेखिका कह रही है कि जैसे ही मैं वहां निकट पहुंचती तो नज़दीक जाने पर मेरे ऊपर कूद जाता और इस तरह से मुझे चौंका देता था। कौन? गिल्लू। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लेखिका कह रही है कि जब गिल्लू वहाँ उस सोन जूही की हरितिमा में छिपकर बैठता था तब लेखिका हमेशा कली की खोज में रहती थी कि कहीं कोई अच्छा सा फूल लगे सोन जूही की लता पर। लेकिन लेखिका कह रही है कि आज मुझे उस लघु प्राण की खोज है। लघु अर्थात छोटे, प्राण अर्थात प्राणी, उस छोटे से जीव की खोज है जिसका नाम गिल्लू था। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। लेखिका कह रही है कि लेकिन मैं उसकी खोज तो कर रही हूँ, लेकिन अब तो वो इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, अर्थात वो पूरा ही अंदर समा गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेखिका कह रही है महादेवी वर्मा जी कि कौन जानता है, पता नहीं इस स्वर्णिम कली के बहाने, ये जो सुनहरी कली खिली है इसके बहाने ही वह मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो, क्योंकि वो मुझे अक्सर चौंकाया करता था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चौं-चौं से छुआ छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। लेखिका ने एक दिन देखा कि दो कौवे थे जो आपस में छुआ छुअवल, छुपम छुपाई का खेल खेल रहे थे, इधर उधर एक दूसरे हो रहे थे। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी हैं। ये कौवे भी अजीब तरह के पक्षी हैं, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। ये समादरित भी हैं, इनका आदर भी है समाज के अंदर, और अनादरित भी हैं, इनका अपमान भी बहुत होता है, लोग इनको पसंद भी नहीं करते हैं। अति सम्मानित, अति अपमानित। ये अति सम्मानित भी हैं, जब पितृपक्ष आता है तो इनका बहुत सम्मान होता है। श्राद्ध पक्ष के अंदर इनको खाना खिलाया जाता है। जब कोई अतिथि कौवा किसी के घर के ऊपर बैठता है तो लोग ऐसा मानते हैं कि कोई अतिथि के आने की ये सूचना दे रहा है, किसी प्रियजन के आने का ये सूचना दे रहा है। उस समय इनको सम्मानित रूप में देखा जाता है, लेकिन अति अवमानित भी। इनकी जो कर्कश आवाज होती है वो किसी को पसंद नहीं आती। इनका अपमान भी बहुत होता है और इनका सम्मान भी बहुत है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। किसी पक्षी दूसरे पक्षियों के रूप में तो हमारे पूर्वज बेचारे आ ही नहीं सकते। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण होना अर्थात आना पड़ता है। वो काक बनकर ही हमारे से कुछ पाने के लिए अवतीर्ण होते हैं, आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। इनका स्वर बड़ा कर्कश है, बड़ा कड़वा है, लेकिन फिर भी जब हमारे प्रियजन आने होते हैं तो उनका जो अच्छा संदेश है, मधुर संदेश है, वो इनको अपनी कड़वी आवाज में देना पड़ता है।
दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अपमान के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। हमें काव काव सुनना अच्छा नहीं लगता और कौवे की हम अवमानना करते हैं, उसका निरादर करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, क्योंकि उसकी कर्कश और काला रंग हमें पसंद ही नहीं आता। आगे लेखिका कह रही है, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। लेखिका काक पुराण सुना रही थी, कौवे का पुराण सुना रही थी, जिसमें कौवे के बारे में सारी बातें बता रही थी, लेकिन उस समय बाधा आ पड़ी लेखिका के विवेचन में। जो पूरी गाथा सुना रही थी, हमें काक पुराण सुना रही थी लेखिका, उसका वर्णन सुना रही थी, उनके वर्णन में बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, संधि यानी कि बीच में जो जुड़ाव था, गमले और दीवार का जो जुड़ाव था, उसमें छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। वहां उसमें एक छोटा सा जीव छुपा हुआ था, जिस पर लेखिका की दृष्टि रुक गई, नजर रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। छोटा सा बच्चा गिलहरी का जो घोंसले से नीचे गिर पड़ा है और कौवों की नजर है उस पर, वो सुलभ अर्थात आसानी से उसमें अपना आहार खोज रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये हमारा आसानी से हमें भोजन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है। काक द्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काक द्वय 2 कौवे, काक द्वय अर्थात दोनों कौवों की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण, उस छोटे से प्राणी, उस छोटे से जीव के लिए बहुत थे। अगर वो 2 चोंचे उस पर मार देते तो इतना उस छोटे से जीव के लिए बहुत था, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से छिपका पड़ा था। वो बहुत घायल अवस्था के अंदर निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था, गमले के सहारे सटा हुआ वो पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। सबसे सलाह ली गई, सबको दिखाया गया कि भाई ये देखो छोटा सा बच्चा है गिलहरी का, तो सबने कहा कि कौवे के घाव लग गए चोंच के इसके ऊपर, अब ये बच नहीं सकता, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। लेखिका कह रही है महादेवी वर्मा जी कि मेरा मन नहीं माना इस बात के लिए कि कैसे मैं उस लघु प्राण को वैसे ही पड़ा रहने दूं। उसे होले से उठाकर, होले अर्थात धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, उस पर मरहम पट्टी की और उसके रक्त को पोंछा। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। धीरे धीरे करते हुए, जैसे तैसे करते हुए लेखिका ने एक रुई की पतली बत्ती बनाई और उसको दूध से भिगोकर उसके छोटे से मुंह में लगाई, ताकि उसका मुंह खुल सके और दूध की बूंदें दोनों उसको पिला सके लेखिका। पर मुंह खुल न सका। लेखिका कह रही है कि उसका मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। जब मुंह खुला ही नहीं, बंद का बंद रह गया, तो दूध की जो बूंदें थी वो दोनों ओर ढुलक गई, लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। बहुत उपचार किया, 1 घंटे के उपचार के उपरांत बाद में उसके मुंह के अंदर एक पानी की बूंद टपकाई जा सकी। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। तीसरे दिन उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया और आश्वस्त हो गया, वो ठीक हो गया और लेखिका की उंगली उसने अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़ ली और अपने कांच की जैसी मोतियों जैसी आंखों से वो इधर उधर देखने लगता है। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 महीने के अंदर, मास के अंदर उसके स्निग्ध रोएं अर्थात उसके जो झबरेदार जो बाल होते हैं, वो बाल, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, आश्चर्यचकित करने लगी।
हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। गिलहरी जो उसकी जातिवाचक संज्ञा थी, उसकी जाति को संबोधित करने वाला शब्द था जो गिलहरी, उसको लेखिका ने व्यक्तिवाचक में बदल दिया, अर्थात उसका नाम दे दिया गिल्लू। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका कह रही है कि हम लोग उसको गिल्लू बुलाकर कहने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, जिसमें फूल रखे जाते हैं। बांस की जो डलिया होती है उसके अंदर रुई बिछा दी और गिल्लू के रहने का बंदोबस्त कर दिया गया। तार से खिड़की पर उसको लटका दिया जिससे वो आराम से उसके अंदर रह सके। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 2 वर्ष तक गिल्लू का वही घर रहा, वही डलिया। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, स्वयं ही झूला झूलता रहता और अपने कांच के मनकों सी आंखों से, कांच के मनकों सी आंखें उसकी थी, उससे कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। बहुत अचंभा होता था कि वो क्या देखता है पता नहीं। उस बाहर और घर के अंदर और बाहर हरदम देखता रहता है। उसके कांच के जैसी चिकनी आंखें थी और उन आंखों से वो हरदम कुछ न कुछ देखता और समझता रहता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। लेखिका कह रही है महादेवी जी वर्मा कि जब मैं लिखने बैठती तो मेरा ध्यान अपनी और खींचने के लिए उसकी बहुत इच्छा रहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं, और इसका उसने एक अच्छा सा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। बार बार सर से आता हुआ पैर तक आता और फिर पर्दे पर चढ़ जाता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लेखिका कह रही है कभी कभी मैं उसके साथ मजाक भी करती, उसको पकड़ लेती और एक लंबे लिफाफे के अंदर इस तरह रख देती कि उसके 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात अर्थात शरीर, जो छोटा सा शरीर था, पंजों, आगे के 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त जो पीछे का शरीर था, पीछे का छोटा सा शरीर, वो लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रखकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। लेखिका कह रही है कि मैं उसको लिफाफे में बंद कर देती, लेकिन फिर भी वो मेरा कार्यकलाप हमेशा देखा करता था अपनी चमकीली आंखों से। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। काजू और बिस्कुट वह खाता था और अपने भूख लगने का संकेत वो चिक चिक करके देता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। बसंत आना यानी कि अच्छी खुशहाली छाना। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होने आने लगी। बसंत ऋतु आई और नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर लेखिका के नीम और चमेली के जो वृक्ष लगे हुए थे उनसे उनकी जो खुशबू है वो धीरे धीरे कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। उस गिल्लू से बाहर जो गिलहरियां थी वो चिक चिक की आवाज के साथ में बातें करने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका ने जब देखा कि दूसरी गिलहरियां हैं वो उससे बात करना चाहती हैं, जाली के पास आती हैं, तो ये देखते ही लेखिका को लगा कि इसे अब मुक्त करना बहुत जरूरी हो गया है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। उसको लगा कि वास्तव में मैं मुक्त हो गया हूँ, बंधन से मुक्ति प्राप्त कर ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। छोटा सा जीव था और कुत्ते बिल्लियों से उसको कैसे बचाया जाए ये भी एक बड़ी समस्या थी।
आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लग जाता था। तब से यह नित्य का क्रम हो गया था। लेखिका कह रही हैं कि जब मैं कॉलेज जाती तो वह भी जाली से होकर बाहर चला जाता और 4 बजने के बाद जब मैं कमरा खोलती कॉलेज से आकर तो वो मेरे पास आ जाता और पैर से सिर तक वो घूमने लग जाता, मेरे ऊपर से नीचे तक दौड़ने लग जाता और ये हमेशा का उसका क्रम हो गया था। आगे लेखिका कह रही हैं कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था, राह अर्थात रास्ते से, और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता था। जैसे कोई गिलहरियों के झुंड का नेता हो, मुखिया हो, वैसे ही वह दिन भर मेरे बाहर जाने के बाद में गिलहरियों के झुंड के साथ में उछलता कूदता रहता था। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लग जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। वो चाहता था कि हरदम मैं लेखिका को चौंकाता रहूं। लेखिका ऐसा कह रही है कि ऐसी मुझे लगता कि उसकी इच्छा थी, वो हमेशा मुझे चौंकाता रहता था। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। सारे ही पशु पक्षी मुझसे लगाव रखते हैं, मैं उनको बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। ऐसा कोई नहीं है जो मेरी थाली में मेरे साथ बैठकर खाना खाता हो। गिल्लू इनमें अपवाद था। एक अकेला गिल्लू था जो सारे काम नहीं कर सकते थे। उनमें एक ऐसा जो गिल्लू था वो मेरी थाली में मेरे साथ बैठकर खाना खा सकता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। काजू इसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था, झूले से नीचे फेंक देता था, या फिर उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका का मोटर दुर्घटना में उनको एक्सीडेंट हो गया और इसी वजह से उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। लेखिका कह रही है मैं घर पे नहीं थी, अस्पताल में थी। उन दिनों अगर कोई दूसरा मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलता तो गिल्लू अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, अर्थात उसने काजू नहीं खाए, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहता था। काजू उसका प्रिय भोजन था, लेकिन उन दिनों जब मैं अस्पताल में रही, लेखिका कह रही हैं, उन दिनों गिल्लू ने भी अपना भोजन नहीं किया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। लेखिका कह रही हैं जब वो अस्पताल से घर आ गई तो वो अस्वस्थ थी और उस समय जो गिल्लू था वो लेखिका के तकिया के सिरहाने बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों और सिर को सहलाता था। लेखिका कह रही है कि जब गिल्लू हटता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई सेविका हट गई हो, परिचारिका अर्थात सेविका सेवा करने वाली जैसे कोई हट गई हो, ऐसा आभास होता था लेखिका को। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती थी तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता था। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही अर्थात मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है उस पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। लेखिका कह रही हैं कि इस प्रकार सुराही पर बैठने पर उस गिल्लू को ठंडक भी महसूस होती प्लस वो मेरे नज़दीक में भी रहता था, दोनों ही बातें हो जाती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया।
दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले में उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही अंगुली पकड़कर हाथ से चिपक गया जो अंगुली उसने उस समय जब वो तड़प रहा था, छोटा सा बच्चा था, उस समय पकड़ी थी। वही अंगुली उस गिल्लू ने लेखिका की आज भी पकड़ ली जब उसका अंतिम समय नज़दीक था, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। जब वो छोटा सा था और मरणासन्न स्थिति में मरने वाला था, उस समय उसने लेखिका की जो उंगली पकड़ी थी, आज भी लेखिका की उसने वही उंगली पकड़ी थी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, उसे थोड़ा गर्मी देने का प्रयास किया लेखिका ने। परंतु प्रभात सुबह की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। दूसरे जीवन को प्राप्त करने के लिए उसकी मृत्यु हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेखिका कह रही हैं। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती हैं और सोनू जूही पर बसंत आता ही रहता है। लेखिका कह रही है कि बसंत आज भी आता है, सोनू जूही की बेल पर फूल आज भी खिलते हैं और बाहर गिलहरियों का झुंड चिक चिक करता रहता है। सोनू जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। लेखिका कह रही हैं कि वहाँ जहाँ पर मैंने उस गिल्लू को उठाया था, जहाँ से सोन जूही की लता के पास से, वहीं पर उसकी समाधि दी गई है। इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसीलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका कह रही है कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि वह लघुगात, वह छोटा सा शरीर गिल्लू किसी वासंती दिन, किसी बसंत दिनों में जूही के पीताब, जूही के पीले छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास, मुझे ऐसा विश्वास है कि वही गिल्लू सोन जूही के फूल के रूप में किसी दिन खिलेगा और वह मुझे संतोष देगा, वो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी कारण से मैंने उस गिल्लू की समाधि उस सोन जूही की लता के नीचे ही दिलाई, उसको समाधि भी उसकी वहीं बनाई गई, ताकि एक दिन मुझे विश्वास है कि वही गिल्लू सोन जूही के पीताब फूल के रूप में खिलेगा और मुझे वह संतोष देगा, मुझे लगेगा कि मुझे मेरा गिल्लू वापस प्राप्त हो गया है। इस तरह लेखिका महादेवी वर्मा ने ये कहानी लिखी है गिल्लू, जिसकी व्याख्या हमने की। धन्यवाद।